अरेस्ट अरशद शरीफ भाई का जो जस्ते खाकी है वो पाकिस्तान पहुंच गया। जी नाज़रीन, अब आप आ जाएं उस कहानी की तरफ जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ गवादर में एक दिन पहले। ये नहीं होना चाहिए था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। मैंने इसका बैकग्राउंड भी पता किया, सदीक जान से भी बात हुई, कुछ और सहाफ़ियों से बात हुई जो वहाँ मौजूद थे, उनसे भी बात हुई, और जो बाकी ज़राए वहाँ पे मौजूद हैं हुकूमती, उनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। मेरे दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, अरशद शरीफ से भी और सदीक जान से भी, और दोनों अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छा काम करते रहे माजी में। अब आ जाए इस मामले में, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत आपको कहना होगा। हुआ ये था कि एक इस्लामाबाद के सहाफ़ी थे, प्रोड्यूसर हैं RTV में, उनकी अहलिया की खुदकुशी का एक वाक़या हुआ था आज से लगभग 1 साल पहले, और उस वाक़े के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी। सलमान अलवी उन प्रोड्यूसर साहब का नाम था, और वो आसमा शराजी के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, और जब उनकी बीवी ने खुदकुशी की तो उस केस में गिरफ्तार भी हुए। उस वक्त सदीक जान की भी इंक्वायरी की गई, और जब इनको शामिल तफ्तीश किया गया और ये सारे मामला इन तक पहुंचे तो सदीक जान को ये बताया गया उस वक्त कि आपके पीछे अरशद शरीफ और उनके एक प्रोड्यूसर हैं अदील राजा, ये 2 लोग आपके पीछे पड़े हैं और ये आपके खिलाफ इंस्टिगेट कर रहे हैं, इदारों को, हुकूमत को दबाव डाल रहे हैं कि इसको भी इस केस के अंदर इंक्वायर करो, ये इसके अंदर मुलविस हो सकता है। तो सदीक जान को लगा कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। उस वक्त इंक्वायरी हुई, ये लोग बाइज्जत बरी हो गए, इस केस में से निकल गए, साबित हुआ कि खुदकुशी का केस था और ये लोग इसमें से बाहर आ गए। लेकिन बाहर आने के बाद सदीक जान ने उस वक्त कुछ जुमले अपने वीलॉग्स में बिलो द बेल्ट बोले 1 साल पहले अरशद शरीफ के बारे में, उनके प्रोड्यूसर के बारे में, और जहां उनके दरमियान में एक तनाव की कैफियत पैदा हुई, लेकिन फिर वो मामला खत्म हो गया। यानी उस वक्त सदीक जान ने जो जुमले बोले वो नहीं बोलने चाहिए थे, और उस वक्त सदीक जान को जो फंसाने की कोशिश की गई मुबैना तौर पे, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। उस वक्त भी दोनों ने गलत किया, और उसके बाद 1 साल गुजर गया, कोई वाकया, कोई चीज, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब 1 साल के बाद ये लोग वहां पे मौजूद थे गवादर में। वहां पे एक चाइनीज ने एक सेंटर बनाया है और सरमायाकारी के लिए बनाया है, बड़ा शानदार। 6 महीने के अंदर उन्होंने तैयार किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर। वहां की सिक्योरिटी फौज के पास है, चाइनीज का भी पूरा एक निज़ाम वहां पे काम करता है। वो भी बहुत इससे परेशान थे कल वाले वाकये से, कोई छोटी बात नहीं थी उस प्रेमिसेस के अंदर लड़ाई का हो जाना। अब रियासत इनको लेकर गई है इस काम के लिए कि कौमी मफाद में वहां पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसकी कवरेज के लिए आप सब हमारे साथ चलिए। मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों को लिया, सदीक जान को भी लिया, तारिक मदनी साहब थे उनको भी लिया, अरशद शरीफ साहब थे उनको भी लिया, अदील वड़ाई साहब भी थे, और भी कुछ सहाफ़ी थे वहां पे। तो ये लोग और बहुत सारे सहाफ़ी, जियो के सहाफ़ी भी थे, ARY के, और भी मैंने साबिर शाकिर साहब को भी देखा वहां पे, मैंने शहजाद इकबाल को गालिबन वहां पे देखा, और भी फरिया इदरीस वहां पे थी। तो बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ, मैं मसरूफियत की वजह से जा नहीं पाया, तो बहुत सारे पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी वहाँ पे इकट्ठे थे। अब दोपहर के वक्त, लंच के वक्त ये लोग बैठे थे अपनी अपनी टेबल्स पे। सदीक जान साहब, तारिक मतीन और अदील वड़ाइट साहब के साथ गालिबन बैठे थे। वहाँ से जब ये लोग उठे फारिग होकर, तो अरशद शरीफ साहब की टेबल के करीब से गुजर रहे थे, तो अचानक अरशद शरीफ साहब उठे और उठ के उन्होंने इनको मुक्का मार दिया और गालम गलोच शुरू हो गई। और तारिक मतीन साहब वहाँ पे छुड़वाते रहे, लेकिन इन 4 लोगों ने मिलकर काफ़ी टॉर्चर किया, मोबाइल भी तोड़ दिया, ज़ख्मी भी कर दिया, और ये वाक़या इस तरह हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी आ गई, उन्होंने पकड़ लिया, सबको छुड़वा दिया। इतनी देर में वो, अब क्योंकि सदीक जान कोई लड़ाका तो है नहीं, ना कोई फाइटर है, वो तो सिर्फ जर्नलिस्ट है, और वो दुबले पतले और इस तरह के आदमी हैं, तो उनके ऊपर जो 4 लोगों ने मिलकर अटैक किया तो वो ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। उस वक्त काफ़ी उनको अंदरूनी चोटें लगी। उसके बाद उनको ले जाया गया, अलग अलग कर दिया गया इनको। सदीक जान साहब से आसिम सलीम बाजवा साहब मिले, उन्होंने कहा जी कि मुझे आपसे हमदर्दी है और आपके साथ ज्यादती हुई है, आप बताएं आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए। तो सदीक जान ने उनको कहा, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मैंने दोनों सोर्सेज से कंफर्म किया। उसने कहा जी क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, कल प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस इवेंट के लिए, आप सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं इस मुल्क में, मैं अभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे इस सारे मामले को नुकसान पहुंचे, लिहाजा मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। 2 दिन के बाद जब ये सारा मामला खत्म होगा मैं इस पर तब बात करूंगा। मोबाइल तो उनका टूट गया था, ट्वीट भी नहीं कर सके,
लेकिन ये मामला बाहर निकल गया, इस्लामाबाद के सहाफियों को पता चला और फिर उसके बाद जंगल में आग की तरह हर तरफ बात फैल गई। अरेस्ट अरशद शरीफ का एक टॉप ट्रेंड बन गया। आई स्टैंड विद सिद्दीक जान का भी एक और टॉप ट्रेंड बन गया। मेरा ये कहना है, यानी मुझे अगर किसी आदमी में बहुत गुस्सा है, उसने मुझे गाली दी है, मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी की है, तो या तो मुझे सब्र करके अल्लाह पे छोड़ना चाहिए और उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए उस बंदे को, या तो मैं ये कर सकता हूं, अल्लाह के नाम पे माफ भी कर सकता हूं, अल्लाह पे छोड़ भी सकता हूं। लेकिन अगर मुझे उससे बदला लेना है तो फिर मुझे फौरन उठ के जाना चाहिए, जहां मौका मिले वहां उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, या उसके साथ जाकर बात कर दीजिए कि तुमने ये क्या किया, जवाब दो मुझे। लड़ाई करनी है तो आप जाएं जाकर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल तक चुप करके बैठे रहें और इस 1 साल में आपको गुस्सा ना आए। सिद्दीक जान इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रहा था, कवरेज कर रहा था, अदालतों में आ रहा था, जा रहा था, अकेला था। अरशद शरीफ साहब को अगर बहुत गुस्सा था उस 1 साल पुराने वाकये का, तो जहां मर्जी रोकते, गाड़ी से उतारते, हमला करते, लड़ाई करते, पूछते, जो भी करते, वो एक अलग बात थी। लेकिन यहां पे आपको रियासत लेकर जा रही है, रियासत पैसे खर्च रही है, रियासत आपको ट्रेवल करवा रही है, रियासत आपके रहने का बंदोबस्त कर रही है, और वहां पे गैर मुल्की मौजूद है और एक कौमी मफाद के लिए आपको इकट्ठा किया गया है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और आप उस मौके के ऊपर 4 लोग मिलकर एक अकेले आदमी को मार रहे हैं। ये दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है और ये सही बात नहीं है। अरशद शरीफ साहब को इसका नुकसान हुआ है, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। सिद्दीक जान को इसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरे ख्याल में इसका फायदा उनको यह हुआ कि उन्होंने जब दोबारा ये कहा कि मैं पाकिस्तान की खातिर और इस वजह से कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है तो मैं कोई बात करना नहीं चाहता इस वक्त, तो इसका उनको फायदा होगा और इसका पाकिस्तान को भी फायदा होगा। तो ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए साथियों में। अगर बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा आपको रिएक्शन देना है, तो इस्लामाबाद का 1 साल बहुत था रिएक्शन के लिए। वहां पे आप घर से निकल के आपने नहीं किया, और यहाँ गवादर में एक कौमी सत्ता का इवेंट था, वहां पे इस तरह का वाकया किया। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, मेरी सहाफ़ी बरादरी करे या ना करे, मेरा अरशद शरीफ से बहुत अच्छा ताल्लुक है, हमेशा मिले, बड़ी इज्जत और एहतराम से मिले, आइंदा भी ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन गलत को गलत और सही को सही हमें कहना पड़ेगा। अगर हम सियासतदानों को कह सकते हैं, जर्नैलों को कह सकते हैं, तो फिर हमें आपस में भी इसी क्राइटेरिया को रखना पड़ेगा। अगर मैं पिछले दिनों ये कह रहा था कि वो इस्लामाबाद में जिस बच्चे को घर में घुस के मारा वो गलत किया, तो फिर ये भी गलत किया। दोनों गलत है, इस तरह का तशद्दुद गलत है। हाँ, ये है कि अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर आपको गाली देता है तो आप उसका मुंह तोड़ दें। मौके के ऊपर आपके जज्बात हो सकते हैं, लेकिन प्लान करके किसी शख्स को मारना गुजरते हुए, और वहां के सारे गवाह यही कह रहे हैं कि ये प्लान करके मारा गया है, तो दिस इज नॉट डन, ये ज्यादती है, अनफॉर्चुनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अरशद शरीफ भाई का जो जस्दे खाकी है वो पाकिस्तान पहुँच गया, और अभी मैं वापस पहुँचा हूँ। सुबह फजर के वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बल्कि फजर के बाद का वक्त है, और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तफसीलात आपके सामने में रख दूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात भी करनी है। बाज़ मीडिया पे मैंने बोल टीवी पे बात की और कुछ और जगह पे। एक तो अरशद शरीफ के जो मैयत पाकिस्तान पहुंची है उस पे सियासत करने की कोशिश की गई, और वजारत दाखिला ने कोशिश की कि वहाँ सिचुएशन को हाईजैक किया जाए, और वहाँ पहुँचे और एक फ़ोटो सेशन करवा के अब एक अलग किस्म की सिचुएशन बनाना चाह रहे थे वो। लेकिन मरीम नवाज़ के घटिया ट्वीट ने और बेहुदा किस्म के ट्वीट ने सारी सिचुएशन को ख़राब कर दिया। उनकी फैमिली ने हर तरह की इजाज़त दे रखी थी, और जो लोग भी आ रहे थे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से था, दोस्त या दुश्मन, सबके लिए अरशद शरीफ साहब के घर का दरवाज़ा खुला था, सबको आने की इजाज़त दी जा रही थी, और सबके साथ बड़ा हुस्न सलूक से पेश आ रहे थे घर वाले। बड़ी खंदा पेशानी से उनको दुआ के लिए घर के अंदर लाया जा रहा था। लेकिन मरीम नवाज़ ने ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का। जिस तरह का एक गंदा ट्वीट किसी ने किया, उसको मरीम नवाज़ ने रीट्वीट करके उसके ऊपर और जो है वो गंद डाला। और जो हरकत मरीम नवाज़ ने की, यानी एक ऐसा एलिगेशन कि अरशद शरीफ उन लोगों में से थे जो हमेशा हर बीमार की वो पूछते थे, तैमादारी करते थे, और हर किस्म के दुख के मौके के ऊपर वो रंज का इजहार करते थे। यहाँ बहुत सारे ट्वीट है, मैंने निकाल के रखे। मिसाल के तौर पे आप ये कोई भी एक ट्वीट उठा लें, ये सारे अरशद शरीफ साहब के हैं।
मरियम नवाज तो उनके ऊपर शायद ऐसे घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जैसे अरशद शरीफ साहब किसी और तरह से चीज़ों को देख रहे थे। अब ज़रा ये ट्वीट्स की पूरी एक लिस्ट है, एक लंबी, लेकिन मैं 2-3 आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये एक ट्वीट में अरशद शरीफ साहब लिख रहे हैं, प्रेयर्स एंड विशेस फॉर द गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ कुलसूम नवाज, अ ब्रेव वुमन हु स्टूड स्ट्रॉन्ग इन हर रोल एज अ वाइफ, मदर, सिस्टर एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स फॉर द शरीफ फैमिली। जब कुलसूम नवाज साहिबा के मामले के ऊपर बार बार कहा जाता है कि अरशद शरीफ साहब ने, इसी को जवाब बनाते हैं ना, तो देखें अरशद शरीफ साहब कितने अच्छे अल्फाज में उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा जब बीमार हो गई तो वहां पे कहा विश यू गुड हेल्थ एंड अ क्विक रिकवरी मरियम नवाज शरीफ। यहाँ पे भी उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया, उनकी अहलिया भी ये करती रही। फिर एक और में प्रेयर्स फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ मिसेस कुलसूम नवाज, ये मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया था, उस पे अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया था। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने जो घटिया और बेहुदा ट्वीट किया, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में शदीद गम और गुस्सा था। और फिर उसके ऊपर जब सवाल पूछा गया मरियम नवाज से 2 मरतबा, तो मरियम नवाज ने जवाब नहीं दिया। बड़ी रऊनत के साथ, बड़ी फिरौनियत के साथ अपनी गाड़ी में बैठी अपने वालिद गिरामी के साथ और निकल ली, और सवाल सुन रही थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो ये वो असल चेहरा है मरियम नवाज का, जो एक्चुअली है, ये उसके अंदर का, इन लोगों का असल ये है। ये हमें पाकिस्तानियों को ऐसे ही कीड़े मकोड़े समझते हैं, अपनी जमात के वर्कर्स को भी ऐसे ही समझते हैं, और एक आम पाकिस्तानी को भी ऐसे ही समझते हैं। किसी के जज्बात का इन्हें कोई एहसास नहीं है। ये मरियम नवाज साहिबा ने किस रऊनत के साथ गाड़ी में बैठ के वो निकल गई, वो वीडियो आप सबने देखी है। 2 मरतबा सहाफी ने सवाल किया और जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मरियम नवाज को इसके डैमेज का बताया गया कि लाखों लोग इसके ऊपर लानत भेज रहे हैं, मुलामत कर रहे हैं इस ट्वीट के ऊपर जो आपने की है, और लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बल्कि वो सहाफी भी मुजम्मत कर रहे हैं जो नॉर्मली मरियम नवाज के कैंप में होते हैं, तो फिर मरियम नवाज ने उसके ऊपर एक अपॉलॉजी जरूर की, लेकिन वो भी एक ऐसे अंदाज में कि जिसमें अपॉलॉजी से ज्यादा वो जस्टिफिकेशन थी उनकी पिछली ट्वीट की। इस भोंडे अंदाज में उन्होंने उसको अपॉलॉजी किया है। अब इसके बाद फिर फैमिली जो है उनका काफी दिल दुखा, हम सबको बड़ी तकलीफ हुई इस बात के ऊपर कि वो अरशद शरीफ जो हर बीमारी के अंदर, हर दुख के अंदर हमेशा अच्छे जज्बात का इजहार करता था, उसकी मैयत की तस्वीर लगा के, इतना भोंडा इल्जाम लगा के, इतनी घटिया ट्वीट करने के बाद कैसे फिर उनकी फैमिली से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो हर चीज अलाउ करते चले जाएं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो वहां पे एयरपोर्ट पे कोई ना आए, हम लोग खुद जाएंगे और जाकर रिसीव करेंगे। उस वक्त जो लोग मौजूद थे वहां पे घर में, उन्होंने ये फैसला किया कि मना कर दिया जाए हुकूमत को, और हुकूमत को ये भी कह दिया जाए कि आप कोई प्रोटोकॉल ना दें, रूटीन के मुताबिक आप डेड बॉडी हमें दें, जितने मर्जी लोग वहां पे आना चाहते हैं सहाफी और बाकी लोग वो आ जाएं, तो आप उनको फैसिलिटेट ना करें, आप वो अपना रूटीन में आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने फिर बदला लेने का फैसला किया, और फिर जिस तरीके से बदला लिया, बाकायदा वहां पे जो सिक्योरिटी पे मौजूद लोग थे, मुझे कुछ लोगों ने ये बात बताई, मुराद सईद ने भी बताया कि उनके नाम लिखवाए गए थे कि ये बंदे अंदर दाखिल ना हो। लोगों को रोक लिया गया, सहाफियों को रोक लिया गया, हमें रोक लिया गया, और सिर्फ फैमिली के चंद लोगों को अंदर जाने दिया गया। ये बदला था हुकूमत की जानिब से, अगर तुम हमें नहीं आने दोगे तो हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। लेकिन रात 2 बजे जिस तरह पाकिस्तानियों ने अपने हीरो का इस्तकबाल किया, जिस तरह शहीद को इज्जत दी है, ये बात बताती है कि रात 3-3:15 बजे वो मैयत को बाहर लेकर आए। लोगों की बहुत बड़ी तादाद सैकड़ों में मौजूद थी। वो फूल लेकर आए थे, पाकिस्तान के परचम लेकर आए थे, तकबीर के नारे बुलंद कर रहे थे, नारा रिसालत बुलंद कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अरशद शरीफ के नारे लगा रहे थे।
तो ये अरशद शरीफ को अल्लाह ताला ने, शहीद अरशद शरीफ को ये इज्जत बख्शी है, ये किसी और के खाते में नहीं आई। तो मैंने आज ये मिसाल भी दी थी कल कि ऊंट बैठा हुआ भी हो ना तो कुत्तों से बड़ा होता है। जिन लोगों से शरीफ खानदान ने डील की भीख मांगी है ना, जहां जाकर बूट पॉलिश करके भीख मांगी है डील की और आकर हुकूमत में बैठे हैं, वहां अरशद शरीफ से डील की बहुत कोशिश की गई है। अरशद शरीफ वो है जो डटा रहा, जिसने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ता रहा। एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी और एक सहाफी के तौर पे उसने अपना हक अदा किया है। तो ये तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, ना कभी कर पाओगे, ना इतनी औकात है। जिंदगी पूरी की पूरी डीलों से और करप्शन से और मनी लॉन्ड्रिंग से और केसेस से भरी हुई है। तो अरशद शरीफ के सामने बोने हैं, लिहाजा उसके बारे में बात करने से बेहतर है कि शट अप, इस पे बात ही ना करें। अरशद शरीफ साहब का अब जो नमाज जनाजा है वो जुमेरात को होगी। दोबारा फैसला किया गया, पोस्टमार्टम करवाने का मशवरा दिया गया। फैमिली से पूछा, फैमिली का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल पोस्टमार्टम करवाएंगे। और अब पिम्स हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ है सुबह के वक्त। ऑब्जर्वर डॉक्टर भी मौजूद थे और नुमाइंदा भी फैमिली की तरफ से मुकर्रर किया गया था। तो यहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएगी तो हम देखेंगे कि कीनिया की रिपोर्ट से वो कितनी मुख्तलिफ है। अच्छा, कीनिया में जो हुआ वहां के सहाफियों ने उसके सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान की फौज ने GHQ से एक लेटर जारी किया है, एक खत लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को। वो भी मैं आता हूं उसकी तरफ और बताता हूं कि वो कौन था जिसकी वजह से ये सारा दिन पाकिस्तान को, हमें, अरशद शरीफ को ये सब देखना पड़ा। कीनिया में जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल पे कुछ सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की, नहीं की। क्या कार सवारों ने हुक्म मानने से इनकार किया? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने गोलियां क्यों चलाई? ये भी सवाल है। गाड़ी के टायरों को नकारा बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? डायरेक्ट गोलियां बंदे को क्यों मारी? ये भी सवाल है। पुलिस ने ड्राइवर के बजाय मुसाफिर के ऊपर गोली क्यों चलाई? इधर वाली सीट पे ड्राइवर था, इधर मारता गोली, लेकिन मारी दूसरी तरफ गोली जानबूझकर। गाड़ी में मुबैना तौर पर मगवी बच्चे की पुलिस बता रही थी कि एक अगवा किया हुआ बच्चा गाड़ी में है, तो ऐसी गाड़ी पे कैसे गोली चला सकते हैं? नहीं चला सकते। और फिर अगर सड़क पर गाड़ी आम थी तो गलत शनाख्त की वजह क्या थी? यानी जो गाड़ी है ना जो असल में चोरी हुई थी वो मर्सिडीज बेंज है और ये लैंड क्रूजर है। दोनों गाड़ियों की शेप के अंदर बहुत फर्क है, नंबर के अंदर बहुत फर्क है। तो पुलिस ने क्यों फायर खोला? और इसके बाद दोनों गाड़ियों के नंबरों में फर्क था, उसको पुलिस कैसे नहीं पहचान सकी, कैसे कंफ्यूज हो गई? और चोरी की गई जो गाड़ी का मॉडल और उसकी जो शेप है वो अलग किस्म की थी। साथ साथ पुलिस ने और बहुत सारे ऐसे डॉट्स छोड़ दिए हैं, ऐसे सवालात छोड़ दिए हैं जो कीनिया का मीडिया उठा रहा है और पाकिस्तान का मीडिया नहीं उठा रहा। कीनिया के मीडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पूरे सफे की कवरेज हुई है अरशद शरीफ साहब के कत्ल की, उनकी शहादत की। यानी जिन्होंने मारा है उनके मुल्क में पूरे पूरे सफे की कवरेज हो रही है। और जिनका बंदा शहीद हुआ है, यहाँ इतना दबाव है कि खबर आपको ढूंढनी पड़ती है कि शहीद अरशद शरीफ की खबर कहाँ पे लगी हुई है। ये फर्क है कीनिया में और पाकिस्तान में। मारने वाले पूरे सफे की खबर लगा रहे हैं, जिनका शहीद हो गया है उनको पूरे सफे की क्या, आधे सफे की खबर लगाने की इजाजत नहीं है। वो कौन है जो रोकता है कवरेज से? वो कौन है जो सहाफियों को फोन कर रहा था? वो कौन है जो इदारों को फोन कर रहा था कवरेज डाउन करने के लिए? फिर GHQ से बाकायदा एक जारी हुआ है पाक फौज की तरफ से एक लेटर हुकूमत के नाम, वो भी मैं आपको बताता हूँ। DGISPR जो हैं तर्जुमान पाक फौज के, उन्होंने भी बयान दिया है निजी टीवी को। उन्होंने कहा कि GHQ की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। इसके जो भी अवामिल और मुहर्रिकात थे इनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है
कल वज़ीर-ए-आज़म ने कीनिया के सदर से बात की। हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतल्लिक़ तफ़सीलात भी मौसूल हो रही हैं। बहुत ज़रूरी है इसकी आला सतह पर मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। गो कि कीनिया की हुकूमत और उनकी पुलिस ने तस्लीम किया है कि यह वाक़या पुलिस की एक केस में शनाख्त के हवाले से गलती थी। वैसे अगर पुलिस को कोट ना किया जाता उनके स्टेटमेंट में तो अच्छी बात है। कीनिया की पुलिस को पूरी दुनिया में जैसे कोट किया जाता है और उसकी पुलिस के बारे में जो लोग कहते हैं उनके अपने सहाफ़ी कहते हैं और दुनिया भर में जो कीनिया की पुलिस के बारे में मशहूर है, उसके बाद तो उसको कोट नहीं करना चाहिए था, ख़ासतौर पर DGISPR को। इसके साथ इन हालात पर बहुत से सवालात उठे हैं जिन पर हमारा ख्याल है कि बहुत आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक ले जाया जा सके। जो लोग भी ये क़यास-आराइयाँ कर रहे हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक बहुत ज़रूरी है ताकि इन सबको जवाब मिल सके। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा तहकीकात इन हालात की नहीं होनी चाहिए वहाँ पर क्या हुआ, बल्कि इन हालात की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने इनको मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए और कैसे गए और इस दौरान कहाँ पर रहे, इस वाक़े तक पहुँचने के क्या हालात थे, ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्यों ना इन तमाम मराहिल में बदकिस्मती से बार बार जवाब बनाकर बिलाकर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बार मैं बता देता हूँ और मेरा बड़ा खुला मैं ओपनली इस बात को कह देता हूँ, GHQ से ये लेटर आया ना और DGISPR कह रहे हैं पाक फ़ौज के तर्जुमान, तो मैं पाक फ़ौज के सरबराह से अर्ज़ कर देता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि वो इसको चेक कर लें कि अरशद शरीफ के पीछे कौन लोग लगे हुए थे। चेक कर लें जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए थे 15 से ज़्यादा, उन मुकदमात के पीछे कौन थे, मुद्दई कौन थे, असल में उनको कौन मजबूर कर रहा था मुकदमे करवाने के लिए, चेक करवा लें। वो कौन लोग थे जो खौफ फैला रहे थे, चेक करवा लें। अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर कौन लोग आते थे, चेक करवा लें। उनके दफ्तर के बाहर कौन लोग आते थे, ये भी चेक करवाइए कि अफगानिस्तान से लोग कौन लेकर आया था, ये भी चेक करवाइए कि किस तरह से खौफ पैदा कर दिया गया था, ये भी चेक करवाइए कि अरशद शरीफ साहब से कौन कौन मिला था और उसने उनको क्या क्या कहा था और धमकी आमेज रवैया क्या था और अरशद शरीफ साहब ने जवाब क्या दिया था, वो भी चेक करवा लें। सब पता चल जाएगा, एक एक चीज पता चल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अरशद शरीफ ने हर चीज लोगों को बताई है, सहाफियों को बताई है, अपने दोस्तों को बताई है, अपने करीबी दोस्तों को बताई है। एक एक चीज अरशद शरीफ साहब बताते थे। तो याद रखें, इसकी अगर इंक्वायरी करनी है तो बिल्कुल करें, लेकिन फिर नाम लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा था, वो कौन था जो खौफ फैला रहा था, वो कौन था जिसने रातों रात ARY को भी मजबूर किया कि इन 2 बंदों को निकाल दो। किसने मजबूर किया ARY को, किसकी वजह से ARY को पाकिस्तान से जाना पड़ा UAE, और UAE की हुकूमत से सिर्फ पूछ लें कि वो कौन था जिसने UAE की हुकूमत को कहा कि इस बंदे को वापस पाकिस्तान के हवाले करो, और उन्होंने कहा कि आप 48 घंटे में UAE को छोड़ दें, और फिर उसके बाद वीजा नहीं था, उसको दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्क में जाना पड़ा क्योंकि वहां ऑनलाइन वीजा मुयस्सर आ जाता है। और फिर वो कौन था जिसने वहां पे ये कत्ल कर दिया। ये सारी तहकीकात तो फिर ऐसे शुरू होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको आगे का लाए अमल भी बता दूं कि अभी अरशद शरीफ साहब के बेटे पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आज रात को तकरीबन लेट नाइट वो पहुंचेंगे और कल जुमेरात के दिन 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर अरशद शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसने अपनी वफादारी का, अपनी वफा का इस वतन के साथ अपने लोगों के लिए लड़ने का हक अदा किया है। अब आप सबकी बारी है, उसको उसके शायान शान तरीके से दफन करना है।